हम लोग जो जा रहे हैं मॉडल सेट प्रैक्टिस करने, तो ये हम लोग का जो प्रैक्टिस होगा ये डिस्कशन फॉर्म में होगा। अर्थात यहाँ पे हम आपसे प्रश्न रखेंगे और सामने आपको आंसर बताना है, फिर आगे हम बढ़ेंगे इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से एनालाइज होता जाएगा, और जो आपका मॉडल सेट में जो रॉन्ग होगा तो उसको पर ही ध्यान दिया जाएगा। मॉडल सेट में जो आंसर दिए गए हैं उनको भी क्रॉस चेक आउट कर लिया जाएगा। तो ये दोनों काम आपके साथ साथ हो जाएंगे। साथ में यदि आप इसको कर लेते हैं तो उसके बाद अपने अपने मॉडल सेट में सही आंसर टिक लगा लेना है, फिर याद हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए हम पहले सेट की ओर बढ़ते हैं। पहला सेट नंबर आज हमारा होगा, और ये पॉलिटिकल का होगा, ठीक है। पॉलिटिकल का है, और इस तरह से हम धीरे धीरे सभी सेट प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सभी को करेंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा जो होगा वो आपका होगा पॉलिटिकल। चलिए पहला प्रश्न की ओर जानते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति होंगे ऐसा 52 में कहा गया है। 53 में बोला गया है कि कार्यपालिका की उनके पास शक्ति होगी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और 54 में बोला गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, ठीक है, निर्वाचन होगा। और 55 में बोला गया है कि राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन के पदाधिकारी कौन होंगे। तो शायद इसके लेकर के हो सकता है कि 54-55 दे दिया गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से राइट आंसर यहाँ पे 53 में जो है कार्यपालिका की शक्ति है, इसीलिए यहाँ पे अंडर मतलब इसको नहीं काउंट किया है और इसको काउंट कर लिया। तो आशा करते हैं इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। राइट आंसर इसका सी ही माना जाएगा यदि बोर्ड में पूछा जाएगा तो, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। ये बोला संविधान में स्थिति भारत का क्या है, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि क्या स्थिति है इनकी, संवैधानिक स्थिति बताइए। तो राज्यसभा राज्य का अध्यक्ष तो है नहीं, ठीक है, राज्य का अध्यक्ष नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। शासन का अध्यक्ष माना जा सकता है, क्योंकि सबसे ऊपर राष्ट्रपति को नाम मात्र के लिए रखा गया, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। यहाँ देखिए अगले प्रश्न को, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है। मतलब ये किस मेहराब की आधारशिला कौन है। कैबिनेट में मेहराब की आधारशिला मतलब मेन चीज, आधारशिला होने का मतलब है मेन कौन है कैबिनेट में, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, या प्रधानमंत्री है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए आपको बी, ठीक है, प्रधानमंत्री ही होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री जो है मेहराब की आधारशिला है, क्योंकि प्रधानमंत्री को ही मेन माना जाता है। आइए देखिए यहाँ पे अगले प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी संकटकालीन, जिसको हम आपातकाल कहते हैं, आपातकाल मतलब आपातकाल को बोला है कि कौन से अनुच्छेद में आपातकाल है, ठीक है। तो आपातकाल आपको ध्यान रखना है कि 3 तरह के हमारे संविधान में आपातकाल है। वो 3 से तरह के हमारे संविधान का आपातकाल अनुच्छेद 352 में है एक, अनुच्छेद 356 में है एक, अनुच्छेद 360 में है एक। तीनों में आपातकाल का चर्चा है, ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे ये जो आपात होगा राष्ट्रीय आपात के रूप में जाना जाता है। इस आपात को हम राज्य के राष्ट्रपति शासन के रूप में जानते हैं, राष्ट्रपति शासन के रूप में, इस बात को ध्यान रखें। और ये जो होता है वित्तीय आपात होता है, वित्तीय। तो तीनों आपात को आपको नोट डाउन करके एक जगह रखना है, ताकि कोई भी आपात आपसे पूछे तो अनुच्छेद आपको ध्यान रहना चाहिए। तो डिस्कशन का आपका मेन यही चीज होगा कि जो चीज आप नहीं पढ़े हैं उसको भी जान जाएंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बोला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी संकटकालीन मतलब पूरे देश में संकटकालीन लाते हैं, तो 352, यहाँ पे 352 की चर्चा है, ठीक है। 356 में राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे भी आपके आंसर में भी 4 के बी दिए हुए हैं, इस बात को ध्यान रखना है। और 5 नंबर सवाल को देख लीजिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं, ये चीज बोला गया है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सदन है वो द्विसदन है, ठीक है। देश में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू है, जिसमें से आपसे पूछा जाएगा कि सदन कितने प्रकार के हैं। तो सदन 2 प्रकार के हैं, एक तो है राज्यसभा को हम एक उच्च सदन कह रहे हैं, एक लोकसभा को हम निम्न सदन कह रहे हैं, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न सदन कौन है और उच्च सदन कौन है। तो आशा करते हैं कि आप सदन के बारे में जान गए होंगे, उच्च और निम्न के बारे में हो सकता है पूछ लिया जाएगा। तो इसमें से राज्यसभा में जो है ना राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, लोकसभा में कोई मनोनयन का काम अब नहीं होता है, पहले एक सीट होता था, लेकिन अब मनोनयन यहाँ से हट गया है, अब यहाँ पे मनोनयन नहीं होता है, यहाँ पे राज्यसभा में मनोनयन होता है, ठीक है। लेकिन बोला कितने सदस्य का होता है, तो यहाँ पे टोटल 12 सदस्य का मनोनयन
होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन कौन से सदन में? राज्यसभा में। राज्यसभा को हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं। तो आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, कितने सदन है इस बात को भी ध्यान। लेकिन आगे अगर आपसे पूछे कि संसद के कितने अंग है, तो संसद के 3 अंग है। एक तो राज्यसभा है, दूसरा है लोकसभा है, और तीसरा है राष्ट्रपति है। इस बात को भी आप गौर कर लीजिए कि आपसे अगर पूछ दे कि संसद के कितने अंग है, तो संसद के 3 अंग है, लेकिन सदन 2 ही है, क्योंकि सभा 2 ही जगह लगता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ठीक है, और लोकसभा का मुख्य नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और लोकसभा में एक स्पीकर भी होता है जो लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अगर दोनों को एक जगह बुलाना है तो इसके बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि दोनों को एक जगह बुलाने का काम कौन करते हैं। जब दोनों में झगड़ा हो जाए तो उस परिस्थिति में दोनों एक जगह बुलाए जाते हैं तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्ष वही रहते हैं जो लोकसभा के होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम समझते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे जान लेना है कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है। मतलब राज्य के शासन में जो केंद्र का प्रतिनिधि है वो किसे कहा गया है। तो वो जो है ना, राज्य के शासन पूछा है तो राज्य का में राज्यपाल होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, केंद्र का जो प्रतिनिधि है देश में राष्ट्रपति है और राज्य में राज्यपाल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है, मतलब ना तो संसद है ना तो विधायक है, उसे किस समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई मंत्री बनना चाह रहा है, ठीक है, या मंत्री बन गया सपोज, ना संसद है या ना विधायक है, तो मंत्री तो 2 ही जगह बन सकता है, एक तो राज्य में मंत्री बन सकता है और एक तो देश में मंत्री बन सकता है। ठीक है, 2 ही तरह के मंत्री, राज्य मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होता है। तो कैबिनेट मंत्री देश में होता है, राज्य मंत्री राज्य में होता है। तो यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि मंत्री अगर वो न संसद है न विधायक है और वो मंत्री बन गया है तो उसको 6 महीना के अंदर उसको हटना पड़ेगा। या तो कहीं संसद बनना होगा, ना तो विधायक बनना होगा, और नहीं बन पाया तो इसका मतलब है कि 6 महीना के बाद उसकी मंत्री पद खत्म हो जाए, इस बात को ध्यान रखेंगे। 6 महीने तक उसकी मंत्री पद रहेगी, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम 7 नंबर आपको बताते हैं। आशा करते हैं उस बात को आप समझ गए होंगे। 7 नंबर में देखिए, कोई मंत्री जो संसद या विधायक, 7 नंबर ही बताए थे का, और 7 नंबर हो गया है, 8 नंबर को बताएंगे। ठीक है, 7 नंबर ठीक है। अब देखिए 8 नंबर में हम आपको बता रहे हैं, बोला अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के राष्ट्रपति शासन। तो मैंने इसका चर्चा कर दिया पहले, इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं, जो चर्चा हो जाएगी उसको आपको खुद ब खुद आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन राज्य के मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। मतलब बोला है राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ये चीज हमसे पूछा गया है। राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, कौन होते हैं जो राज्य के मंत्रिपरिषद के होते हैं। तो याद रखिएगा कि राज्य के मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष जो होंगे वो आपका मुख्यमंत्री ही होगा, क्योंकि यहाँ राज्य का मंत्रिपरिषद है। अगर एक देश का मंत्रिपरिषद होता तो वहां पे प्रधानमंत्री होते, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद का हेड एक जगह प्रधानमंत्री है, एक जगह मुख्यमंत्री है। राज्य में पूछेगा तो मुख्यमंत्री लगाइएगा, अगर वही देश में पूछेगा, ठीक है, मतलब वहां पे पूछेगा तो वहां आपका हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। तो दोनों जगह का नाम आपको ध्यान रखना है। आशा करते हैं समझ गए होंगे इसको। आइए समझते हैं, कौन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। तो महाभियोग लगाने का जो बातें हैं हमने अमेरिका के संविधान से सीखा, इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात हमने बताया भी है, डिस्कशन जब हम पॉलिटिक्स का किए थे तो वहां पे। अब हमको ये बोला है कि कौन लगाता है महाभियोग, तो महाभियोग संसद लगाता है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का पावर किसके पास है, तो संसद के पास है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए हम समझते हैं, आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। कभी कभी ये भी पूछ लिया जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। मतलब किस सदन में प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव होगा वो लोकसभा या राज्यसभा में नहीं लाए जाएंगे, बल्कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के नेता होते हैं। तो लोकसभा के नेता होते हैं तो स्वाभाविक है प्रधानमंत्री पर हमको अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, तो लोकसभा में लाया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखें। मतलब जिस समय अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो लोकसभा में लाएंगे, क्यों, क्योंकि उसी का वो नेता है, मेन नेता वही है, इस बात को ध्यान। उपराष्ट्रपति बोला है कि उपराष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं। तो सिंपल भाषा में मैं आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करूंगा। अभी मैं आपको बता दूं एक बार कि चाहे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, दोनों ही 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। दोनों के लिए न्यूनतम आयु तय है 35 वर्ष, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पूछेगा कितने वर्ष
उनकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए तभी बन सकते हैं, तो वो 35 वर्ष के होने चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। एक बात सुन लीजिए कि कभी कभी हम पढ़ते हैं 25 वर्ष भी, तो 25 वर्ष हम प्रधानमंत्री के लिए पढ़ते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोकसभा का सदस्य वही बन सकता है जिसकी आयु 25 वर्ष हो चुका है। तो 25 वर्ष लोकसभा के लिए, लेकिन राज्यसभा के लिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर राज्यसभा का सदस्य कोई बनना चाहता है तो उसके लिए 30 वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन घुमा दे कि कोई व्यक्ति है जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री के पद पर आए हैं, तो ऐसे या मंत्री के पद पर आए हैं, बताइए उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा से, लेकिन लोकसभा के लिए 25 वर्ष। कम से कम कितना आयु वाला प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो 25 वर्ष वाले। कम से कम कितने आयु वाला सांसद मतलब लोकसभा में सदस्य बन सकते हैं, तो 25 वर्ष के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, इतना बात आपको ध्यान रखना। तो आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे जो 12 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर का जो है आपका दिया भी है, सी भी दिया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन कर, देखिएगा जरा, सही है। चलिए आइए हम समझते हैं नेक्स्ट को। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है, तो प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, प्रधान मुख्य, तो इसमें से कोई नहीं, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा जो है, राष्ट्रपति, हाँ, राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ना राज्यपाल के द्वारा। इस बात को, दोनों बात को आप एक ही जगह याद रखेंगे कि राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करेंगे वो राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो इसमें हो जाएगा राज्य में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, राज्य में मंत्रिपरिषद जो होगा वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। लेकिन देश में अगर कहेगा मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेवार है, तो वो लोकसभा के प्रति, लोकसभा। ये बात आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा कब होगा, देश में होगा, और राज्य में कब होगा, जब विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद, मतलब राज्य में भी मंत्रिपरिषद होते हैं, देश में भी मंत्रिपरिषद होते हैं, तो मंत्रिपरिषद जिम्मेवार किसके प्रति होंगे, तो राज्य में विधानसभा के और देश में लोकसभा। इस बात को ध्यान रखें, लेकिन ये सामूहिक रूप से होंगे। अगर यही व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो राज्य में राज्यपाल हो जाएंगे, और देश में क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो दोनों डिस्कशन हम इसलिए कर दे रहे हैं ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आप एक एक चीज को लिख लीजिएगा घर पे जाकर के, एक एक चीज को, जो जो डिस्कशन हो रहा है कि कौन चीज है, ताकि कंफ्यूजन का विषय नहीं रहेगा। तो फिर हमको डिस्कशन दोबारा कराने की, मतलब जो हम पॉलिटिका करा रहे हैं उसको कराने की जरूरत नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे अगर आप कंफ्यूजन दूर करना चाह रहे हैं। चलिए अभी लिखिएगा तो फिर ज्यादा लेट हो जाएगा, फिर हम पूरा क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे। ये चीज है, बस समझे। तो हम अभी समझने पर जोर दीजिए, लिखने पर बाद में भी आपको, ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में हो रहा है तो स्वाभाविक है, इसीलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ताकि आप दोबारा इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। और एक व्यक्ति अगर लिख लेता है तो वो शेयर कर सकता है जिनके पास सुविधा नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम कह रहे हैं, राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से मैंने बता दिया है। राज्य में विश्वविद्यालय के कुलपति को कौन, कुलाधिपति कौन होते हैं, मतलब कुलाधिपति कौन होते हैं। राज्य में है तो राज्यपाल होंगे, कुलाधिपति कौन होंगे, राज्यपाल। लेकिन एक बात, इस बात ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में हाल ही में एक संशोधन के जरिए उसने कह दिया कि नहीं, अब जो है ना कुलाधिपति होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। पश्चिम बंगाल में ऐसा नियम लागू कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो है जनरली राज्यपाल होते हैं कुलाधिपति, मतलब जो भी राज्यपाल होंगे वो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। तो आशा करते हैं कि आप 15 को भी समझ गए होंगे। ठीक है, 15 को भी समझ गए होंगे। आइए हम समझते हैं अब नेक्स्ट है आपका 16 नंबर सवाल। कट तो नहीं रहा है, देख लीजिएगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। ये चीज बोला गया है कि कौन से अनुच्छेद है जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। तो अनुच्छेद नंबर आपका हो जाएगा 213 होगा। ठीक है, 213 के तहत राज्यपाल जो है ना अध्यादेश जारी करते हैं, लेकिन 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। राज्यपाल पूछेगा तो 213, राष्ट्रपति पूछेगा तो 123। ये दोनों बातें आपको एक जगह याद रखनी है। हम दोनों कंफ्यूजन इसलिए दूर करते जा रहे हैं ताकि आपको हो सकता है कि मे भी आप पढ़ के जाए राज्यपाल का और वहां पे पूछ दे राष्ट्रपति का, तो आप दोनों तरह से ध्यान रखेंगे और दोनों को लिख के रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ताकि एग्जाम के समय, उस समय हमको नोट देखेंगे, फटाफट हमारा काम हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वे बोला है कौन थे, तो अस्थायी और अस्थायी नहीं लिखे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमको बोला। देखो, जब अस्थायी और अस्थायी की चर्चा ना हो
तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। लेकिन जैसे ही अस्थायी कर देंगे तो अस्थायी में आपको सच्चिदानंद सिन्हा आते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं इस बात को भी आप समझ गए होंगे। जिनको नहीं ये कंफ्यूजन रहेगा तो ये दोनों बातें आप एक जगह इकट्ठा लिख लीजिएगा तो ध्यान रहेगा। चलिए, बोला है संविधान सभा की पहली बैठक। तो मैं आपको बता दूं कि पहली बैठक जो हुआ था 9 तारीख को हुआ था, 9 दिसंबर 1946। ये डिस्कशन में भी हम बताए हुए हैं। और उसके बाद 11 हुआ 2 दिन बाद, ठीक है। फिर उसके बाद 13 हुआ 2 दिन बाद। तो इस तरह से आपको 15 नहीं, उसके बाद 15 को नहीं हुआ। आप ध्यान रखें, ये 2 दिन लगातार हुए ना, जिसमें से पहली इस 9 तारीख को हुआ, इसमें अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया, ठीक है। जब 11 आया तो अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बन गए, और जब 13 आया तो प्रस्ताव पेश किया गया, मतलब उद्देशिका को पेश किया गया 13 दिसंबर 1940 को। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इस बातों को आप लिखे रहेंगे कि कब पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1940 को। लेकिन एक्सेप्ट कब कर लिया गया, तो 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उस उद्देशिका को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिए गए। तो इतना आपको ये बात अगर ध्यान रखते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे और सभी को जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। आइए हम समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? बोला है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति, जैसे ही आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पूछेगा, प्रारूप समिति होता है, तो इसके अध्यक्ष जो थे अंबेडकर जी थे। इस बात को ध्यान रखेंगे कि अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। इसमें 7 मेंबर थे टोटल। इस बात को ध्यान रखेंगे कि टोटल मेंबर कितने थे? 7, जिसमें से अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो BR अम्बेडकर। संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो पहली बैठक जो है कहां पर हुई थी, ये चीज पूछा गया कि पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर को, वो कहां पर हुई थी? तो 9 दिसंबर का जो हुआ था, आपको ध्यान रखना है, दिल्ली में 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? मतलब संविधान सभा में टोटल संख्या कितनी थी? तो टोटल 389 संविधान सभा के संख्या थी, ठीक है। जिसमें से 292 जो है रियासत से थे, इस तरह से काट करते थे। तो लेकिन आपको कुल सदस्य नहीं पूछेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं 22 नंबर सवाल को। 22 नंबर क्या कह रहा है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं का, सॉरी 21 नंबर पहले होगा, नहीं 21 तो हो गया, 22 नंबर में कह रहा है संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी समितियां गठित की गई थी? मतलब संविधान सभा ने कितनी समिति बनाई थी? तो संविधान सभा टोटल समिति बनाई थी 16। इस बात को ध्यान रखेंगे कि टोटल समितियों की संख्या जो है यहाँ पे याद रखिएगा कि 16 ही बनाई गई थी, ठीक है। बोला है, अगला प्रश्न है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? मतलब संविधान प्रस्तावना किसके, तो बेरूबारी बाद में जो है बताया गया था, 1960 में आया था, ये बोला था कि नहीं संविधान प्रस्तावना का हिस्सा है ये नहीं। हाँ, लेकिन अगर पूछते कि किसको में बताया गया कि है, तो वहां केशवानंद भारती। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। जैसे ही बेरूबारी बाद आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि नहीं, और हाँ कहेगा तो केशवानंद। तो दोनों बात आपको लिख के रखना है, दोनों में से कोई पूछा जा सकता है, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आइए हम अब 24 नंबर सवाल को समझते हैं। बोला है किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द में जोड़ा गया? तो मैं आपको बता दूं कि प्रस्तावना में आपसे पूछेगा कि कितनी बार संशोधन हुआ, तो मात्र एक बार। इस बात को आप ध्यान कर लीजिए। और एक बार हुआ, कब हुआ? तो ये 1976 में हुआ। और कौन सा संशोधन उस समय हो रहा था? तो 42वें नंबर का, ठीक है, 42वें नंबर का संशोधन हो रहा था। तो इतनी बातें आपको ध्यान हमेशा रखना है कि कितने बार संशोधन हुआ, एक बार। कब हुआ? 1976 में हुआ। याद कैसे रखेंगे? तो 76 के बाद 78 में भी हुआ है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि 1978 में भी हुए हैं। तो 78 में याद, इसको याद 4 और 2 कितना होता है? 6। तो 6 लास्ट में है दिया हुआ, तो 76 में 42वां हुआ है। ऐसे ध्यान रखेंगे, याद रखने का तरीका है। तो क्या मात्र एक ही बार हुआ है, और उस समय समाजवाद शब्द को जोड़ दिया गया। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को और अखंडता शब्द को, 3 शब्द जोड़े गए थे उस समय। इस बात को ध्यान, चाहे आपसे समाजवाद पूछे, चाहे धर्मनिरपेक्ष पूछे, चाहे अखंडता को पूछे, तीनों शब्द एक बार जोड़े गए थे 1942 के संविधान संशोधन के जरिए। तो आशा करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। 1942 ने 1976 के 42वां संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है। अब देखिए, किस देश के संविधान से भारत ने नीति निर्देशक, तो मैंने जब पढ़ा रहा था आपको पॉलिटी, जिसका भी हमने डिस्कशन किया था कि आयरलैंड के सिद्धांत से हमने नीति निर्देशक, जिसको DPSP कहते हैं, के भाग को हमने लिया है। तो वहां से हमने आयरलैंड सिद्धांत से हमने राज्यसभा के सदस्यों के बारे में भी सीखा है, और साथ में आपको क्या कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व के बारे में भी सीखा है। तो आयरलैंड का सिद्धांत आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदनात्मक प्रणाली सीखा है। संघात्मक शासन हमने कनाडा से सीखा है, और फ्रांस से हमने एक नारा लिया है, स्वतंत्र बंधुता का नारा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा। तो ये सारे चीजें हैं जो तीनों आपको, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे देश आपको महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं हम बातों को।
बोला संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया वर्णित है, मतलब किस अनुच्छेद के तहत संविधान का संशोधन होता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे कि भाग, कौन से भाग अगर संविधान का पूछेगा तो 20 नंबर भाग है, और अगर आपात के बारे में कौन सा भाग है तो 18 नंबर भाग है। इस बात को ध्यान रखेंगे, 20 नंबर भाग में ये 368 का चर्चा है, इस दोनों को भी बात आप ध्यान रखेंगे। आइए हम समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। बोला न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत लिए गए हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, या न्यायिक पुनर्वलोकन रहेगा तो भी हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। हमने राष्ट्रपति का पद, हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। हमने न्यायपालिका के बारे में जो पुनर्वलोकन है वो भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के से लिए हैं। सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई? संघात्मक शासन की स्थापना सबसे पहले कहां हुई? तो संघात्मक शासन की प्रक्रिया हमने सीखा है कनाडा से, लेकिन याद रखिएगा कि हमने कहां से लिया है। तो संघात्मक शासन की प्रक्रिया जो है आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका से नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका में ही, मतलब संघात्मक शासन स्थापना कहां हुआ था, तो सबसे पहले अमेरिका में हुआ था, लेकिन हम लोग सीखे कहां से हैं? कनाडा से। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। हुआ था स्थापना पहले अमेरिका में, लेकिन हम लोग लिए कहां से हैं? कनाडा से। इस दोनों बात को आपको इकट्ठा याद रखना है। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है, मतलब आपातकाल की शक्ति हमने कहां से लिया है? तो आपातकाल की शक्ति हमने जर्मन से लिया है, जिसको हम बीमर जर्मन संविधान भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जर्मन के संविधान से हमने आपातकाल की शक्ति ली है। आपातकाल के बारे में डिस्कशन मैंने कर दिया है कि 3 तरह के आपात हमारे यहाँ लगाए जाते हैं। यहाँ देखिए मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो 395। जैसे मूल संविधान में अनुच्छेद पूछेगा 395, भाग पूछेगा तो भाग आपको ध्यान रखना है कि मूल संविधान में 22 भाग थे, अभी वर्तमान में पूछेगा कितने हो गए हैं, तो 25। और मूल संविधान में शेड्यूल कितनी थी, अनुसूची कितनी थी, तो 8, वर्तमान में 12 है। तो इतना बात आपको नोट करके रख करके याद करना होगा, ताकि हमेशा याद रहेंगे। जब तक लिखिएगा नहीं कंफ्यूजन क्रिएट होता रहेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, विदेश बोला है कि विदेश संबंध का विषय किस सूची का विषय है, मतलब विदेश संबंध जो है हमारा है वो आपका संघ सूची का विषय है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि विदेशी जो संबंध होंगे वो संघ सूची के विषय होंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। किस ख्याति प्राप्त लेखन ने भारत के को अर्ध संघात्मक कहा है, तो मैंने ये भी आपको चर्चा किया था कि भाई अर्ध संघात्मक केसी वियर ने भारत को अर्ध संघात्मक कहा था। केसी वियर ने भारत को क्या कहा था कि भारत जो है ना एक अर्ध संघात्मक वाला देश है। तो केसी वियर का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया भी आपको और आपके सेट में भी आए हुए हैं, तो इसका मतलब है हो सकता है कि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ था, तो गोस्वामी समिति का गठन आपको ध्यान रखना है कि इसका गठन 1975 में हुआ। गोस्वामी का गठन जो हुआ था 1975 में। तो आशा करते हैं कि आप 33 तक तो समझ ही गए होंगे। इस बात को इस तरह से आप धीरे धीरे समझते समझते पूरे समझ जाएंगे। आइए हम 34 को समझते हैं। आज हमारा 50 तक ही होगा, 50 तक 100 को दिए है ना, 100 तक हम कल करें, अगले दिन करेंगे पॉलिटी के दिन, ठीक है। 50-50 का सीरीज होगा, ताकि एक बार बहुत सारा समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसके लेकर के हम 50-50 तक के सीरीज को लेके चलेंगे। चलिए, आज संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि 10वां में दल बदल है, आपको ध्यान रखना है। दल बदल का चर्चा कौन भाग में है, तो 10 से 10वां, 10 से दल बदल। 9वां में आपको ध्यान रखना है कि 9वां में 9वें भाग में आपको पंचायत का वर्णन है, पंचायत का। तो इस बात को ध्यान रखें कि 9वां में पंचायत का वर्णन है। और यहाँ पे बोला है वित्तीय संबंध किसमें है, तो संघात्मक व्यवस्था जो है ये दोनों में है। राज्य के बीच वित्तीय विवरण जो है आपको 11वां में नहीं बल्कि 12वां में होना चाहिए। और यहाँ पे राइट आंसर जो है हाँ 12वां में है, ठीक है, 12वां में ही है। इस बात को ध्यान रखें। लेकिन संघ और राज्य के बीच जो संबंध है वो 11 में है, लेकिन वित्तीय संबंध है वो 12 में है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। दोनों में संबंध संघ और राज्य के बीच ही है, बशर्ते वित्तीय संबंध, पैसा वाला संबंध आपको 12 में है, मतलब भाग 12 में। तो इस बात को ध्यान रखें। तो मैंने सभी के बारे में बताया, सभी के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका 10वां नहीं पूछेगा। 10वां ज्यादा पूछा गया एग्जाम में, 9वां भी आपको पंचायत से संबंधित है तो ज्यादा पूछा जा सकता है क्योंकि फ्रंट में है। और 11 नंबर और 12 नंबर भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोनों ना आए, लेकिन हो सकता है दोनों आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। आइए हम समझते हैं स्थानीय स्वशासन के विषय में किस सूची में आता है। तो स्थानीय स्वशासन के विषय जो है आपको ध्यान रखना है वो राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन जो है एक राज्य सूची का विषय है। इस बात को, क्योंकि राज्य का काम है पंचायत का निर्वाचन कराना, तो इसलिए स्थानीय स्वशासन जो है राज्य सूची का विषय है। मैं आपको बता दूं कि 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूची की चर्चा है, जो मैंने बताया था। 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूची है, एक समवर्ती सूची है, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है। तो राज्य सूची में राज्य का काम है कानून बनाना, संघ सूची में केंद्र का काम है
कानून बनाना, और समवर्ती सूची जो है ये दोनों मिल करके जो बनाते हैं वो समवर्ती सूची में का विषय माना जाता है। मतलब उसमें संघ भी बना सकते हैं और राज्य भी बना सकते हैं। तो आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए हैं। भारत में क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो होंगे, तो मैंने क्षेत्रीय परिषद का भी चर्चा किया था जब मैं पॉलिटी पढ़ा रहा था। तो क्षेत्रीय परिषद जो होता है वो 5 क्षेत्रीय परिषद है। मैंने बताया था कि एक उत्तर में है, एक दक्षिण में है, एक पूरब में है, एक पश्चिम में है और एक बीच में है। तो इस तरह से 5 तरह के क्षेत्रीय परिषद है और सभी का जो अध्यक्ष होता है वो गृह मंत्री होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। हमेशा वीडियो में भी आपको बताए थे, वो वीडियो धोखे से मतलब नहीं लोड हो पाया, ये अलग बात है, लेकिन ये सारी चीज मैंने वहां पे आपको बताया था। चलिए आगे देखिए, बोला है कि लेकिन मैंने अभी जो बातें बोला है उसको आपको लिखना जरूरी होगा, नहीं तो आप याद नहीं रख पाएंगे इसको। इस बात को समझ लीजिए। सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय कर लिया गया? बोला है कि भारतीय संघ में कब विलय किया गया है, ये चीज बोला गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विलय हुआ था 1974 में, ठीक है। 75 में तो हमारा ये मतलब 75 में तो ये हमारा राज्य बन गया था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। विलय 74 में ही हुआ है और यहाँ विलय करने की बात कही गई है तो 74 लगाएंगे, लेकिन 75 में हमारे 36वें संविधान संशोधन के जरिए ये हमारा राज्य बन गया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। पहले हमारे भारत के संघ में विलय किया गया और संघ से अलग एक राज्य का स्टेटस दे दिया गया। तो 75 में राज्य बना है। राज्य पूछेगा जी कब बना है, तो 1975। इस बात को ध्यान, दोनों में कंफ्यूजन होगा, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ किस वर्ष पृथक होकर सन 2009 में छत्तीसगढ़ राज्य, मतलब किस राज्य से पृथक हुआ, अलग हुआ? तो छत्तीसगढ़ जो है ना मध्य प्रदेश में था और मध्य प्रदेश से अलग होकर के वो राज्य 2009 में बना है, ठीक है। 2009 में छत्तीसगढ़ जो है ना मध्य प्रदेश से अलग होकर के और राज्य के रूप में आया है। लेकिन झारखंड जब पूछेगा तो 2001 में। इस बात को ध्यान रखेंगे कि 2001 में जो है छत्तीसगढ़ से बिहार से अलग होकर के झारखंड बना है। लेकिन 2014 में सबसे लेटेस्ट जो हुआ है वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। तो इतनी बात आपको लिख करके याद रखना है। यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर मध्य प्रदेश होगा। आइए 39 में बोला गया है कि अवशिष्ट शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो मैं अभी बताया हूं कि शक्ति जो होता है बंटवारा किया गया है, जिसमें संघ सूची बनाए गए हैं, राज्य सूची बनाए गए हैं और क्या कहते हैं समवर्ती सूची बनाए गए हैं। लेकिन जो विषय था ही नहीं पहले, विषय जो था सबको बांट के दे दिए और जो विषय नया जन्म ले लिया तो उसको अवशिष्ट शक्ति कहते हैं, मतलब अवशिष्ट विषय कहते हैं। और अवशिष्ट विषय पर शक्ति किसके पास होगी? तो केंद्र सरकार के पास, ऐसा लिखा गया है संविधान में। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर जो होगा आपका केंद्र सरकार, ठीक है। भारत के सुहठ केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचे का विचार कहां से लिया गया है? मतलब संघात्मक ढांचा के विचार कहां से लिए गए? तो कनाडा संघात्मक व्यवस्था जो है ना कनाडा के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा राइट आंसर कनाडा। मतलब हम लोग संघात्मक व्यवस्था कहाँ से सीखे हैं? तो कनाडा से, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध के में विवाद निपटने के लिए सरकारिया कमीशन, मतलब सरकारिया जो कमीशन है याद रखिएगा किससे है? तो केंद्र राज्य विवाद से है। ये भी पूछा जा सकता है कि सरकारिया कमीशन का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य विवाद। इसको निपटने के लिए कौन वर्ष जो है ना ये बनाया गया है? तो इसको बनाने का वर्ष आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ष 1981, ठीक है। 1981 में ही बनाया गया है। नहीं 1981 नहीं, 1983, सॉरी 1983 में बनाया गया है। 81 नहीं होगा, 83 में बनाया गया है। इस बात को ध्यान, सटीक आंसर 41, मतलब 41 का सी होगा। चलिए आइए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन रीट जारी करता है? तो मैंने आपको बताया कि रीट जारी 2 कर सकते हैं, या तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कर सकते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन में आपके उच्च न्यायालय है। रीट जारी करने का राइट इसी के पास है। अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करते हैं। तो ये दोनों अनुच्छेद को आप लिख लीजिएगा, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करते हैं, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करते हैं। 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं सर्वोच्च न्यायालय और 6 प्रकार का रीट जारी करते हैं उच्च न्यायालय। इस तरह से आपको दोनों बात याद रखना है। चलिए आइए हम अब आपको बताते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता प्रदान करता है? मतलब बोला है कि अवसर की समानता। तो हम आपको बताएं कि हमारे संविधान में कुल 6 प्रकार के मौलिक राइट है, मतलब फंडामेंटल राइट है, उसको मौलिक राइट कहते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट पहले 7 थे लेकिन अब 6 हैं। अब ये 6 राइट में पहला ही राइट हमारा है समानता का अधिकार, समानता का राइट टू इक्वलिटी, इसी को बोलते हैं समानता का अधिकार। और ये समानता का अधिकार अनुच्छेद कहे तो 14 से लेकर के 18 तक वर्णित है। अब इसी में से कोई एक होगा जिसमें रोजगार में अवसर की समानता प्रदान करता होगा। तो ऐसा जो है आपको 16 नंबर है जो रोजगार में अवसर की समानता देता है। 15 में क्या है? तो 15 में है, आपको ध्यान रखना है
किसी भी तरह का भेदभाव, धर्म, लिंग, किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, तो भेदभाव में अवसर कौन दे रहा है? 15, और रोजगार में अवसर कौन दे रहा है? 16। दोनों बात आपको ध्यान रखना है। 14 में क्या है? तो कानून के समक्ष हमको समान रहना है 14 में। और 17 में क्या है? अस्पृश्यता उन्मूलन। ये आपके एग्जाम में 50 बार पूछा जा चुका है। अस्पृश्यता उन्मूलन से कौन अनुच्छेद संबंधित है? तो 17। तो आपको सब अनुच्छेद एकाएक याद कर लेना है। जो भी अनुच्छेद इसमें दिया गया है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इससे ज्यादा आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान रखें, इसीलिए मैं सबका डिस्कशन करके रख दे रहा हूँ। 14, 15, 16, 17 मैंने सबका बारे में बता दिया। 18 में जो है ना आपको उपाधियों का अंत है, तो वो बात अब 18 सॉरी भाग 18 में उपाधि का अंत है, और 18 भी हमारा राइट से ही संबंधित है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये अनुच्छेद आपको 14, 15, 16 और 17, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 17 है, उससे कम 16 है और उससे कम 15 है। 14 भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेख है, मतलब मौलिक फंडामेंटल ड्यूटी कितने हैं? एक फंडामेंटल राइट है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ड्यूटी हमारे जो है बोला है संविधान के मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो टोटल अभी 11 है, लेकिन पहले 10 आया, फिर बाद में 1 आया। अब शुरू में जब संविधान बना उस समय 0 था। तीनों बात याद रखेंगे। मूल संविधान में 0, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो 10, और जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तो 1 और बढ़ गया। तो 3 मैंने 5 बात बता दी यहाँ पे। एक बात तो मूल संविधान में 0 फंडामेंटल ड्यूटी थी, फिर 10 आया 42वें संविधान संशोधन 1976 में, फिर 1 और आ गया। तो 1 और कब आया? 86वें संविधान संशोधन 2002 या 3 में आया है, कंफर्म डेट कर लीजिएगा। मैं बता दिया 86वें संविधान संशोधन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। 11 नंबर इसका मतलब इसका राइट आंसर जो होगा 11 सही होगा। चलिए, अब यहाँ भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत उच्चतम न्यायालय रीट हम अभी बताए हैं? आप बताइए, आप लोग इसका आंसर बताइए। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, इस बात को ध्यान रखें। लेकिन अगर यही उच्च न्यायालय कहता है तो कौन सा अनुच्छेद हो जाता? 226, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के किस भाग का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना? कल्याणकारी राज्य जैसे ही कहेगा इसका मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य बनाने की स्थापना है। इसीलिए राज्य को शक्ति दिया गया है कि भैया आपको जो मर्जी होगा, जैसे मर्जी होगा, अपना राज्य का बनाइए। अगर आप अच्छा करते हैं तब भी, अब बुरा करते हैं तब भी, आपके बात को लेकर कोई न्यायालय नहीं जा सकता है। मतलब आप अपने पब्लिक को अच्छा से रखिए, आपकी अच्छाई है, बुरा से रखिए, किसी को धांग दीजिए, कोई न्यायालय नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? तो इसलिए नहीं जा सकता है क्योंकि आपके पास जो कैपेसिटी उसी के अनुसार चलना है। आप कोई ज्यादा कैपेसिटी के अनुसार मांग करेगा तो आप कहां से दीजिएगा? लेकिन अगर आप सही से नहीं करते तो इसका जवाब आपको वोट में देगा आदमी, कोई भी पब्लिक आपको वोट में दे देगा कि आपको गिरा देगा। ये राइट पब्लिक को मिला हुआ है, तो पब्लिक तो खुद मालिक है। इस तरह से ध्यान रखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमारा नहीं, ये पब्लिक ये सरकार का हथियार है। फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया कि कल्याणकारी राज्य बनाइए, और कल्याणकारी राज्य बनाते बनाते लूट भी लीजिए। खैर, वो तो सरकार के मोनोपोली पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे देखिए अनुच्छेद नंबर 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें 7 थी लेकिन अब 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को वहां से भी हटा दिया गया है। जिस तरह से हमने बताया कि फंडामेंटल जो हमारा राइट है वो 7 थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया तो अब से हो गया 6 यहाँ पर भी है। एक है बोलने की स्वतंत्रता है, फिर घूमने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, फिर उसके बाद रोजगार पाने की स्वतंत्रता है। इसी तरीके से आप टोटल के टोटल 6 हैं। ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे लेकिन 6 पूछे जा सकते हैं। बोला जा सकता है कि कितनी थी, तो अच्छा, प्रेस को बोलने की आजादी कौन देता है? तो यही 19 देता है। इस बात को ध्यान है। आपको बोलने की आजादी कौन देता है? तो यही 19 देता है। तो 19 में आपको इस तरह से याद रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? अभी बोले हैं 18 नंबर जो है ना उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है, मतलब उपाधि के यहाँ पे अंत होने की बात कही गई है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता? 49 में देख लेते। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो मैं आपको बता दूं, 1 में है संघ और राज्य क्षेत्र, 2 में है नागरिकता, और 3 में आपको ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार, और 4 में आपको ध्यान रखना है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि 1, 2, 3 और 4, चारों को ध्यान सीरीज से याद रख लीजिएगा। संघ, राज्य क्षेत्र, नागरिकता, 3 में है आपका मौलिक अधिकार, और यहाँ पे है नीति निर्देशक तत्व भी है, और 4 के कौ बनाया है फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक एक
हमारा कर्तव्य है और मौलिक एक हमारा अधिकार है। तो अधिकार पूछे तो 3 में और कर्तव्य पूछे तो 4 के कौन में, 4 के कौन में। तो आशा करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। और लास्ट प्रश्न हम बताने जा रहे हैं 50। हम इससे आगे अगले दिन बढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उससे मैं दिक्कत आपको सुनने में भी, और ज्यादा लंबा कोई वीडियो देखना भी पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। 50 नंबर लास्ट में है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है। तो समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाने वाला जो अनुच्छेद है, आपको ध्यान रखना है, ये 39 है। इस बात